So we would be starting gender studies today, and gender studies is a subject that is mostly about the rights of women and other genders. Most importantly, it is about the rights of women. First of all, coming to the definition of the gender studies, that what is gender studies? So we define it as that it is an, लिख लें अपने पास, जेंडर स्टडीज So this is the definition of gender studies. There can be many definitions. So the very first thing related to the gender studies is the definition that gender studies is an interdisciplinary academic field that focuses on the inequality of gender, social construction of gender, women's lived experience, and how throughout the history gendered identities created a system of subordination and exploitation. So first of all, we need to understand this, that what is interdisciplinary. Interdisciplinary means that it has connection with other disciplines as well. When you discuss the concept of gender, you discuss it from the perspective of history, you discuss it from the perspective of literature, you discuss it from the perspective of biology, from communication, from anthropology, from sociology and psychology. तो इसको हम क्या कहते हैं, that it is an interdisciplinary subject rather than a simple subject. ये एक डिसिप्लिन नहीं है. डिसिप्लिन क्या होता है? हम कहते हैं कि एक डिसिप्लिन इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बियोलॉजी है. इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है when it has interaction or connection with other subjects or with other discipline. So we say that gender studies is an interdisciplinary subject that has connections with other subjects. It is an academic field that focuses on the inequality of gender. अब हम ये देखते हैं कि inequality of gender क्या है. Primarily हमारे पास दो gender होते हैं, man and woman. इसी तरह आजकल बहुत सारे इसके अंदर आइडेंटिटीज आ चुकी हैं, लाइक ट्रांसजेंडर एंड सिसजेंडर एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ जेंडर. तो जेंडर स्टडीज उन सारी चीजों को देखता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर किस जेंडर को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, इट मोस्टली फोकसेस ऑन वुमेन.
उसमें अगर आप देखेंगे तो ये इस चीज पे फोकस करता है कि हिस्टोरिकली औरतों को कैसे नीचे दिखाया गया है, सोशियोलॉजिकली कैसे दिखाया गया है, साइकोलॉजी कैसे दिखाती है उनको, बायोलॉजी कैसे दिखाती है। तो ये इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर के ऊपर फोकस करेगी। एंड देन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर का मतलब होता है कि जेंडर जो है वो नेचुरली गिवन नहीं होता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जेंडर स्टडीज, दैट द जेंडर इज नॉट नेचुरली गिवन, रादर जेंडर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द society. It is society that constructs gender rather than it is naturally given. तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी किस तरह जेंडर को क्रिएट करती है। विमेन्स लिव्ड एक्सपीरियंस, इसके अंदर औरतें अपना लिव्ड एक्सपीरियंस बताती हैं कि हम जब सोसाइटी के अंदर रह रही थी तो हमने जो अपने साथ रवैया देखा है वो लोगों का कैसे है। तो जब आप रवैयों के बारे में बताते हैं फिर आप उन रवैयों को एड्रेस करते हैं कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। एंड हाउ थ्रू आउट द हिस्ट्री जेंडर्ड आइडेंटिटीज क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो जब भी जेंडर्ड आइडेंटिटीज क्रिएट होंगी तो उन आइडेंटिटीज का असल मकसद क्या होता है कि एक जेंडर को आपने सुपीरियर कर देना है, दूसरे जेंडर को आपने क्या कर देना है, इंफीरियर कर देना है। तो जब भी सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की बात आएगी तो एक साइड जो होगी वो सुपीरियर जो होगी वो क्या कर रही होगी, वो एक्सप्लॉइट भी कर रही होगी और साथ साथ में दूसरी साइड को सबऑर्डिनेट कर रही होगी। तो इसलिए जेंडर स्टडीज में आप देखेंगे, जेंडर स्टडीज राइटर्स एंड थियोरीज दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट थ्रू आउट द हिस्ट्री one gender was considered superior and the other gender was considered inferior, and on the basis of this superiority and inferiority man became present in all the fields of life and women they were absent in all the fields of life, or if they were present they were minimum in comparison to man. So this is the basic definition of gender studies. तो अब हम एक एक चीज को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर क्या है। Social construction means that the ideas and views are made by the society. जब सोसाइटी खुद एक चीज बना रही होती है, सोशली कंस्ट्रक्ट कर रही होती है। सोशल कंस्ट्रक्शन में हम ज्यादातर किस चीज को देखते हैं कि हमने कुछ खसूसियात हैं जो एसोसिएट की हुई हैं कि मैन ये काम करेगा और औरत ये काम करेगी। इसको हम कहते हैं जेंडर रोल्स। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहां पे मैन को लिखा जाता है, यहां पे वुमन को लिखा जाता है। हम ये कहते हैं कि मैन इज सुपीरियर, वुमन इज इंफीरियर, मैन इज रैशनल, वुमन इज इमोशनल, man is brave, woman is coward, action belongs to man while speaking belongs to woman, man is with the head and woman is with the heart, and so on and so forth. तो इसको हम क्या कहते हैं, जेंडर रोल्स। कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है कि किस जेंडर ने किस तरह एक्ट करना है सोसाइटी के अंदर। और जो जेंडर स्टडीज के राइटर्स हैं वो कहते हैं ये सारी चीजें नेचुरली गिवन नहीं है, ये सारी की सारी सोसाइटी की बनाई हुई है। अब सोशल कंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि मैन हमेशा सुपीरियर होगा, औरत इंफीरियर होगी। मैन हमेशा रैशनल होगा और औरत जो है वो इमोशनल होगी।
मैन ब्रेव होगा, औरत कॉवर्ड होगी, और मैन एक्शन करेगा, औरत जो है वो बोलती रहेगी। इसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन, कि सोसाइटी ने ये कंस्ट्रक्ट किया है, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप देखें आजकल के दौर में, पर्सनली व्हेन आई लुक एट द इंग्लिश डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 1, मोस्टली गर्ल्स आर द टॉपर्स इन आवर डिपार्टमेंट। आपने बाकी जगहों पे भी बहुत सारे जगहों पे देखा होगा, बॉयज जो हैं वो भी हैं, बट मोस्टली गर्ल्स। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रैशनैलिटी ओनली बिलोंग्स टू मैन एंड इमोशनैलिटी बिलोंग्स टू वुमन? तो ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि हमेशा मर्द ही रैशनल होगा, वो अकल का इस्तेमाल करेगा। अगर मर्द सिर्फ अकल का इस्तेमाल करता है तो फिर औरतें या लड़कियां क्यों इतनी तालीम में आगे आ चुकी हैं? व्हाई दे गेट फर्स्ट पोजीशन? तो इसका मतलब है सोसाइटी ने ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है कि ये ऐसे होगा, और हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसी तरह आप देखते हैं कि कहा जाता है कि मैन इज ब्रेव एंड वुमन इज कॉवर्ड। आप मर्दों में भी बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो बड़े कॉवर्ड होते होंगे, आप औरतों में भी बड़े ब्रेव औरतें देखते होंगे। तो इसका मतलब है ये सारी चीजें जितनी भी हैं जो हम मर्द और औरत के साथ एसोसिएट करते हैं, ये नेचुरली गॉड गिवन नहीं है, ये सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन होती है, सोसाइटी बना देती है। और ये बनाया कैसे जाता है? इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक है हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, दूसरा है परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन क्या है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ये रोल्स दे दिए गए हैं कि मैन ये काम करेगा, औरत ये काम करेगी, और फिर हम उसको बार बार रिपीट करते जाते हैं, और वो चीज हमें क्या लगने लग जाती है? नेचुरल लग जाती है, हकीकत लगने लग जाती है। इवन अगर आप देखें, आज आप एक झूठ बोलना स्टार्ट कर दें, अगली आने वाली नस्ल को वो बात जो होगी वो सच लगेगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आइडियाज आप ऐसे देखेंगे जो आज भी हम देख रहे हैं कि जिनको झूठ था अप्लाई किया गया, और आजकल पूरे का पूरा पाकिस्तान उन झूठे आइडियाज के ऊपर मरने लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसी को हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज सोशल कंस्ट्रक्शन में क्या होती है? वो परफॉर्मेंस होती है और बच्चों की परवरिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, लड़कियों को कहा जाता है कि आपने डॉल्स के साथ खेलना है, और लड़कों को कहा जाता है आपने पिस्टल के साथ खेलना है। ऐसा होता है या नहीं होता? इसी तरह जो लड़कियां होती हैं उनको सबमिसिव बनाया जाता है कि अगर लड़की अपने भाई को मारती है तो कहा जाता है नहीं भाई वो आपका भाई है, आपने उसको नहीं मारना। एंड इफ अ ब्रदर हिट्स हिज सिस्टर, उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इफ अ गर्ल अब्यूजेस समवन, कहा जाता है कि लड़कियां गालियां नहीं देती, और अगर लड़का गालियां देता है इट इज कंसीडर नॉर्मल। तो ये चीज जो वजूद में आती है, ये कहां से आती है? थ्रू द फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ इन द चिल्ड्रन, के बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि लड़की ने ये करना है और लड़के ने वो करना है। तो सोसाइटी बचपन में क्या कर रही होती है? कंस्ट्रक्ट कर रही होती है कि इस तरह आपने करना है। तो इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, एज अ टॉपिक भी आगे आ रहा है। इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, सिंपली कि हमारी जो आइडेंटिटीज बनाई जाती हैं वो आइडेंटिटीज नेचुरल नहीं होती, वो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रही होती है, हमें कंस्ट्रक्ट करके देती है। फिर जब सोसाइटी ये कंस्ट्रक्ट कर देती है, उसकी बेस पे इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है। जेंडर इनइक्वालिटी जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है, सोसाइटी एक दफा जब जेंडर कंस्ट्रक्ट कर लेती है, फिर उसी कंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले उन्होंने जेंडर ये कंस्ट्रक्ट किया कि मैन इज रैशनल एंड वुमन इज इमोशनल, मैन इज ब्रेव एंड वुमन इज कॉवर्ड। अब जब एक दफा वुमन को कॉवर्ड कह दिया गया है, फिर सोसाइटी में कहा जाता है कि तुम तो हो ही कॉवर्ड, और जब कॉवर्ड हो तो उसको कहां रहना चाहिए? नीचे रहना चाहिए। ब्रेव को कहां रहना चाहिए? ऊपर रहना चाहिए। तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है? इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाती है। और इसी इनइक्वालिटी की वजह से, इन्हीं सोशल कंस्ट्रक्शन की वजह से औरत को पॉलिटिक्स से निकाल दिया जाता है, दैट यू डू नॉट बिलोंग टू पॉलिटिक्स। इसी वजह से आप देखेंगे थ्रू आउट द हिस्ट्री men were there in the politics and women were not there in the politics. Even in
द प्रेजेंट डे वर्ल्ड आप देखेंगे कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कितनी है और मर्दों की पॉलिटिक्स में कितनी रिप्रेजेंटेशन है, और उसके ऊपर कौन सी चीज अप्लाई की जाती है, पॉलिटिक्स में औरतों को कैसे निकाला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रैशनैलिटी एंड इमोशनैलिटी। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आपको रैशनल रहना पड़ता है, आपको अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपने सोचना होता है कि कौन सा फैसला लेना है, कौन सा नहीं लेना, किस मुल्क के साथ रिलेशनशिप रखना है, किस मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना, कौन से इंटरनेशनल इवेंट पे रिस्पॉन्स देना है, कौन से इंटरनेशनल इवेंट पे चुप रहना है। तो यह कहा जाता है कि जब औरतों के पास रैशनैलिटी मींस माइंड नहीं है और वो इमोशनल है, तो उनका इमोशनल रिस्पॉन्स होगा तो मुल्कों के आपस में ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। इसलिए औरतों को पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग में नहीं लाना चाहिए, मर्दों को डिसीजन मेकिंग में आना चाहिए। इसी तरह आप बाकी चीजों में भी देखेंगे, लाइक इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर भी औरतों को के मतलब यू बिलोंग टू द किचन, दो स्फेयर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ये चीज ध्यान में रखें, प्राइवेट एंड द पब्लिक, प्राइवेट एंड द पब्लिक। प्राइवेट क्या होता है, इनसाइड द हाउस, और पब्लिक क्या होता है, आउटसाइड द हाउस। अब दो किस्म की इकोनॉमीज चल रही होती हैं, इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस। लेकिन जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है थ्रू आउट द हिस्ट्री, उन्होंने इनसाइड द हाउस को कभी इकोनॉमी के अंदर शुमार भी नहीं किया, सिर्फ आउटसाइड द हाउस को इकोनॉमी में शुमार किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में भी इस चीज को डिस्कस करेंगे कि फेमिनिस्ट ये कहती हैं कि मर्द जो हैं वो 8 घंटे बाहर जाके काम करते हैं इन द पब्लिक स्फेयर ऑफ लाइफ, और औरतें घर के अंदर 16 घंटे काम करती हैं, लेकिन मर्द के उन 8 घंटों को सुपीरियर समझा जाता है और औरत का जो 16 घंटे का घर के अंदर काम करना है उसको इंफीरियर समझा जाता है। वो इसलिए कि जो प्राइवेट है या घर के अंदर इनसाइड द हाउस है वो इंफीरियर है, और जो पब्लिक है उसको हम क्या करते हैं, सुपीरियर समझते हैं, कि जो बाहर काम करता है उसको हम सुपीरियर समझते हैं कि वन इज अ प्राइम मिनिस्टर, अदर इज चीफ मिनिस्टर, ये सारे पब्लिक अफेयर्स हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, जो बाहर में अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करवाते हैं या वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इकोनॉमी के हवाले से आप देखेंगे औरत को घर के अंदर थ्रू आउट द हिस्ट्री रखा गया तो वो इकोनॉमी में पीछे रह गई, और मर्द ने बाहर का अफेयर संभाल लिया तो उसके बदले में क्या हुआ कि मर्द के अंदर सारी की सारी चीजें आ गई। तो उसके बाद उसने एजुकेशन में भी मर्द ने खुद को आगे किया, इसी तरह फिलॉसफी में भी, बाकी जितने सब्जेक्ट्स देखेंगे। और एक चीज ध्यान में रखें कि जिसके पास इकोनॉमी का कंट्रोल होगा उसके पास सारी सोसाइटी का कंट्रोल होगा, उसके पास आइडियाज का कंट्रोल होगा। तो मैन वर इन कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, दे कंट्रोल्ड नॉलेज, दे कंट्रोल्ड एजुकेशन एंड दे कंट्रोल्ड ऑल द इंस्टीट्यूशन। जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे सारे के सारों को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मैन कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड व्हेन दे कंट्रोल्ड एवरीथिंग, तो हमेशा आप जब कंट्रोल करते हैं तो आप अपने से जो अपोजिट होते हैं उनको क्या करते हैं, निकाल देते हैं या सप्रेस करते हैं या उनको सबऑर्डिनेट बना देते हैं या उनको आप एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो सेम इज द केस विद द वुमन, दैट थ्रू आउट द हिस्ट्री दे वर एक्सपेल्ड और दे वर एक्सप्लॉइटेड इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। तो इसीलिए इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि कैसे इनइक्वालिटी रही है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फिर उसमें अगली चीज जो थी विमेन्स थर्ड थिंग, विमेन्स लिव्ड एक्सपीरियंस। अब जेंडर स्टडीज के अंदर आप देखेंगे कि विमेन विल बी टेलिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस एंड दे वुड बी लुकिंग एट द एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन इन द पास्ट, कि किस तरह औरतों को थ्रू आउट द हिस्ट्री जो है वो डील किया गया। उनकी स्टोरी को बार बार पढ़ा जाएगा और उस स्टोरी को पढ़ने के बाद देखा जाएगा कि कौन से एरियाज थे जिसमें औरत को पीछे रखा गया, और फिर उसके बाद उन एरियाज के ऊपर काम करके उनको आगे लेके आया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, विमेन्स लिव्ड एक्सपीरियंस। कि अब की जो औरतें हैं और पास्ट की जो औरतें हैं उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस को वो राइटिंग्स में लेके आएंगे और लोग और औरतें उसको पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा कि थ्रू आउट द हिस्ट्री औरतों को कैसे
नीचे रखा गया है। और क्या था इसमें इन द डेफिनेशन? ठीक है, सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन ये हम आगे भी आके देखेंगे कि मैन बिकेम मास्टर एंड वुमन बिकेम द स्लेव, एंड इट वाज बिलीव्ड दैट women belong in the kitchen, women belong in the kitchen, कि औरत की जो सारी की सारी दुनिया है वो क्या है? एक घर है और एक उसका किचन है, उसको उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जब उसको उधर कैद कर दिया गया तो बाकी जगहों पे मैन ने सारी दुनिया को संभाल लिया। मैन वाज द जियोग्राफर, मैन वाज द एजुकेशनिस्ट, मैन वाज द फिलोसोफर, एंड मैन वाज एवरीवेयर एंड वुमन वाज नोवेयर एक्सेप्ट इन द किचन। सो उसकी वजह से क्या हुआ है कि सबऑर्डिनेशन है वुमन की और मैन की जो है वो सुपीरियरिटी है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर स्टडीज। सबसे पहला टॉपिक जो है इसके अंदर वो है डिफरेंस बिटवीन विमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज। Difference between first of all, both these studies emerged in 1960s and 70s। सबसे पहले ये दोनों स्टार्ट होते हैं in 1960s and 70s, and women studies was the first one। सबसे पहले स्टार्ट होता है women studies। अब women studies जब आहिस्ता आहिस्ता emerge होता है तो women studies से फिर एक और ब्रांच जन्म लेती है जिसको हम कहते हैं जेंडर स्टडीज। तो आप कह सकते हैं कि विमेन स्टडीज पेव्ड द वे फॉर द जेंडर स्टडीज। ये कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है कि विमेन स्टडीज ने जेंडर स्टडीज को जन्म दिया है या जेंडर स्टडीज ने विमेन स्टडीज को जन्म दिया है। तो सबसे पहले 1960s में हम देखते हैं विमेन स्टडीज स्टार्ट होती हैं और फिर 1970s में जेंडर स्टडीज स्टार्ट होती हैं। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि जेंडर स्टडीज किस चीज पे फोकस करती है और विमेन स्टडीज किस चीज पे फोकस करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज, द वेरी फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू विमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज, दैट विमेन स्टडीज फोकसेस ऑन विमेन and how women are suffering। Women studies focuses on कि थ्रू आउट द हिस्ट्री औरतों के साथ क्या सलूक किया गया है, उनको कैसे ट्रीट किया गया है और उनका क्या मकाम था सोसाइटी के अंदर। दिस इज विमेन स्टडीज। जेंडर स्टडीज विल बी फोकसिंग ऑन ऑल द जेंडर्स, मैन, वुमन, ट्रांसजेंडर, लेस्बियंस, गे, ट्रांससेक्सुअल, क्वियर, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो यहां पे आप डिफरेंस क्या देखेंगे? दैट विमेन स्टडीज इज मोस्टली कनेक्टेड टू विमेन, द प्रॉब्लम्स दैट विमेन फेस, द एक्सप्लॉयटेशन दैट विमेन फेस, while gender studies is not connected to only woman, it is connected with man, woman, trans, queer, and so on and so forth। So its area you can say is more broader than the women studies। women studies आप कह सकते हैं वो इतनी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि its scope is narrow and its scope is broad because it looks at only one gender, that is women, and the other
side, like gender studies looks at all the identities in the society. इनके नजदीक सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज क्या है? Women studies focus on the patriarchy, that it is the most dangerous thing for women. Patriarchy कहा जाता है rule of father. Patri means rule, archy means patri means father, archy means rule. इसके अपोजिट होता है मैट्रियार्की. मैट्री मीन्स मदर, आर्की मीन्स रूल. तो आर्की जहां पे भी आता है उसका मकसद होता है रूल. जिस तरह एनार्की है, एन मीन्स नो, आर्की मीन्स रूल, एनार्की मीन्स नो रूल. तो इसी तरह बहुत सारे आपको और भी नजर आएंगे. तो पेट्रियार्की के अगेंस्ट हैं विमेन, बिकॉज विमेन आर ऑफ द ओपिनियन कि थ्रू आउट द हिस्ट्री जिस चीज ने हमें सप्रेस किया है, जिस चीज ने हमें इंफीरियर बनाया है, जिस चीज ने हमें नीचे रखा है, वो कौन सी चीज है? इट इज पेट्रियार्की आर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. तो मेल की जो डोमिनेंस रही है, तो उस वजह से औरतें हमेशा सबऑर्डिनेट हुई हैं, एक्सप्लॉइट होती रही हैं इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. और अगर पेट्रियार्की खत्म हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? देयर विल बी इक्वालिटी. मैन एंड वुमन वुड बी कंसिडर्ड इक्वल and a society will be established that would be a balanced society. ये क्या कहते हैं? They are against all forms of discrimination. आपके जो जेंडर स्टडीज है ये सिर्फ पेट्रियार्की को नहीं देखती. ये कहते हैं कि कोई भी फॉर्म है जो डिस्क्रिमिनेट करती है, एक साइड को सुपीरियर और बाकी को इंफीरियर समझती है, वो सारी की सारी फॉर्म्स जो हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए. चाहे वो कैपिटलिज्म है, चाहे वो रेस है, चाहे वो सेक्सुअलिटी है, चाहे वो जेंडर है, चाहे वो बियोलॉजी है. कोई भी चीज अगर एक इंसान को सुपीरियर बना रही है और दूसरी को इंफीरियर बना रही है, तो इट वुड बी ऑल अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इसको मैं इरेज कर दूं अगर आप लोग लिख चुके हैं तो. अब एक दो और चीजें हैं जो हम आगे उनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ये कुछ डेवलपमेंट के हवाले से थ्योरीज हैं, ये आगे कोर्स में शामिल हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो विमेन स्टडीज फोकस करती हैं WID. WID का मतलब होता है विमेन इन डेवलपमेंट. विमेन इन डेवलपमेंट. WAD मीन्स विमेन एंड डेवलपमेंट. तो ये रिलेटेड हैं डेवलपमेंट के हवाले से कि हम औरतों को मर्दों की तरह कैसे डेवलप कर सकते हैं. तो उसके अंदर तीन चीजें हैं: विमेन इन डेवलपमेंट, वुमन इन डेवलपमेंट एंड देन जेंडर एंड डेवलपमेंट. तो इसके अंदर आप देखेंगे जैसे इसका नाम बताता है कि हमने औरत को कैसे डेवलप करना है इन दोनों के अंदर. और यहां पे क्या नजर आएगा आपको कि आपने जेंडर को डेवलप करना है. वो जेंडर मर्द हो सकता है, वो औरत हो सकती है, वो ट्रांस हो सकता है, वो क्वेयर हो सकते हैं. कीप दिस थिंग इन माइंड. सो इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पीपल. सो आप इसको कह सकते हैं ये ऑल इंक्लूसिव है, ये सिर्फ औरतों के ऊपर फोकस करता है. ऑल इंक्लूसिव हम कहते हैं जो सारे लोगों को साथ लेके चलते हैं. उसके बाद जब हम आगे आते हैं, इसके अंदर आपको ज्यादातर लिबरल फेमिनिज्म नजर आएगी और रेडिकल फेमिनिज्म. यहां पे आपको डीकंस्ट्रक्शन नजर आएगी. जो आप में से
अंग्रेजी के लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि डीकंस्ट्रक्शन क्या होती है। फवाद, यू आर फ्रॉम इंग्लिश, आपका भी इंग्लिश है जी, चलें, मतलब आपकी और आपकी इंग्लिश नहीं है, चलें। सो दे फोकस विमेन इन डेवलपमेंट, लिबरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म, इसको ये थ्योरीज डिटेल में भी हैं आगे। लिबरल फेमिनिज्म इस चीज़ पे फोकस करती है कि हम इक्वालिटी चाहते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखें। लिबरल का लफ्ज़ जहाँ पे भी आता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में है, चाहे वो सोशियोलॉजी है, चाहे वो क्रिमिनोलॉजी है, चाहे वो जेंडर स्टडीज़ है, लिबरल्स ऑलवेज वांट इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये चीज़ जहन में रख लें। लिबरल्स ऑलवेज वांट इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और अगर वो कोई तब्दीली चाहते हैं, ये भी इसकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, अगर लिबरल्स तब्दीली चाहेंगे, वो ये तब्दीली नहीं चाहेंगे कि वो बाय फोर्स करेंगे। लिबरल्स वांट चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द लॉ। वो किस तरह तब्दीली चाहते हैं कि आप कानून के अंदर तब्दीलियां लेके आएं। वो लोग जिनको राइट टू वोट नहीं है, राइट टू वोट दें। जो लोग जिनके पास आइडेंटिटी सही नहीं है, उनको आइडेंटिटी दें। जो लोगों के पास अपने राइट्स नहीं है, उनको राइट्स दें। और ये सारी चीजें किस तरह मिलनी चाहिए, आप कानून में तब्दीली लेके आएंगे। तो लिबरल फेमिनिज्म हमेशा इस चीज पे फोकस करती है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। रेडिकल फेमिनिज्म क्या कहती है? रेडिकल फेमिनिज्म ये कहती है कि हम इस सिस्टम के अंदर नहीं रहना चाहते। वी डोंट वांट टू लिव इन दिस सिस्टम दैट इज मेड बाय मैन एंड फॉर मैन। तो हम क्या चाहते हैं? वी विल मेक अवर ओन सोसाइटी, कि जिसके अंदर औरतों को कानून होगा, औरतों का रूल होगा, और औरतें ही एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगी, औरतें ही प्राइम मिनिस्टर्स होंगी, एंड दे वुड बी डीलिंग विद एवरीथिंग इन द सोसाइटी। तो उसको क्या कहा जाता है? रेडिकल फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। और इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, ये एग्जाम्स में कभी कभार आ जाता है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है, इनको कहा जाता है सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट का क्या मतलब है? कि हम अपनी अलहदा सोसाइटी चाहते हैं, हम अपना अलहदा निज़ाम चाहते हैं। इसके अंदर वो कहते हैं कि हमारी अपनी लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज को वो कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज का नाम होगा वुमन स्पीक, कि हमारी अपनी एक जबान होगी जिसका नाम क्या होगा? वुमन स्पीक। हम ये मर्दों वाली लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसी तरह वो कहते हैं कि हमारा अपना क्रिटिसिज्म होगा जिसका नाम होगा गायनो क्रिटिसिज्म। गायनो मीन्स वुमन, सो गायनो क्रिटिसिज्म। एंड इसी तरह वो कहते हैं कि हमारी अपनी सोसाइटी होगी। इस तरह की एक सोसाइटी मौजूद भी है। ब्राज़ील में एक सोसाइटी है जिसको वुमेन्स टाउन कहा जाता है। तो वहाँ की लीडर्स भी वुमेन हैं, डिसीजन मेकर्स भी वुमेन हैं, और वहाँ पे मर्दों को जो उनके हस्बैंड्स हैं आने के लिए सिर्फ एक दिन अलाउड है, कि वो आई थिंक संडे को आते हैं और फिर मंडे को दोबारा वो लीव कर जाते हैं। सो दिस इज अ टाउन दैट इज लेड बाय विमेन, दे आर द कंट्रोलर्स ऑफ दैट टाउन। मतलब आप देखें ना, हम इतने ज़्यादा पेट्रियार्कल हैं कि जब हम सुनते हैं कि एक टाउन है जिसमें औरतों की हुक्मरानी है, हम सारे हंसते हैं। मतलब ये चीज़ शो करती है कि मतलब हम ये समझते हैं कि औरतें ना कुछ कर सकती हैं, ना उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है। यही चीज़ है थ्रू आउट द हिस्ट्री जो हमारे जहनों के अंदर आ चुकी है, कि आप इसलिए देखेंगे, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जब औरतों ने पहले राइट टू वोट मांगा था इसके अंदर, यूरोप के अंदर और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उस वक़्त उन पे हंसा जाता था कि आप लोग भी इतनी अकल रखते हैं कि आप भी वोट दे सकेंगी। आई एम सॉरी टू से दैट ये मेरे व्यूज़ नहीं है, ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता औरतों की मूवमेंट्स की वजह से दे गॉट द राइट टू वोट, दे गॉट राइट टू एजुकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी आप अगर ये यूरोप के जो ये सेंट्रल यूरोप और नॉर्दर्न यूरोप है, उसमें अगर आप जाके देखें तो बहुत सारे मुल्कों के हुक्मरान जो हैं वो औरतें हैं। लाइक आप इसमें चले जाएं, स्वीडन, फिनलैंड एंड इसी तरह कुछ और मुल्क भी यहाँ पे मौजूद हैं। न्यूजीलैंड को देखें कि मतलब जब कोरोना आया है तो ये कहा गया कि कोरोना को सबसे अच्छी तरह कंट्रोल किसने किया है, वो मतलब जेसिंडा आर्डन है, तो और वो एक वुमन है। सो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही। डीकंस्ट्रक्शन जो है, डीकंस्ट्रक्शन ये कहता है कि आप आइडेंटिटीज़
ऐसी ना बनाए लोगों की कि ये आइडेंटिटी अच्छी है या ये बुरी है। ये सिर्फ औरतों के ऊपर फोकस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी के अंदर सबसे बुरा थ्रू आउट द हिस्ट्री किसको समझा जाता है? ट्रांस को। ठीक है, आजकल जो है वो क्वियर जो हैं, जिनके अंदर लेस्बियंस और गे आ जाते हैं, उनको सबसे बुरा समझा जाता है। ये कहते हैं जेंडर स्टडीज वाले कि आप आइडेंटिटीज की बेस के ऊपर लोगों से नफरत ना करें, किसी को सुपीरियर या इंफीरियर ना करें। तो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है वो ज्यादातर किस चीज के ऊपर फोकस करती है? आइडेंटिटी के ऊपर। और आइडेंटिटी क्या है? बहुत सारी है। आजकल तो आई थिंक 40 से 45 आइडेंटिटीज आ चुकी हैं। पहले हमारे पास सिर्फ 2 होती थी, मैन एंड वुमन की आइडेंटिटी थी। अब हमारे पास बहुत सारी आ चुकी हैं। तो ये क्या कहते हैं कि इन आइडेंटिटीज की बेस के ऊपर आप किसी को ना इंफीरियर समझेंगे, ना आप किसी को सुपीरियर समझेंगे। ट्रीट देम एज इफ ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग्स। इन सबको इस हवाले से आपने ट्रीट करना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक इंट्रोडक्शन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। And it is one of the most repeated questions in CSS. It is multidisciplinary nature of gender studies. Multidisciplinary nature of gender studies means that gender studies is not a single discipline, rather it has connection with other disciplines. First of all, it has connection with the history. And if you look at the history of gender, throughout the history, man is considered superior and woman is considered inferior. For example, आप शुरू में देखें, ग्रीक्स में एरिस्टोटल यूज टू से कि औरत जो है उसके दांत मर्द से कम होते हैं। और एरिस्टोटल की कोटेशन है दैट फीमेल इज नॉट अ जेंडर, ये अपने पास लिख लें, फीमेल is not a gender, it is deformed shape of male. And sorry from women, those who are sitting here and those who would be listening to that, कि औरत खुद एक जेंडर नहीं है, मर्द की शक्ल जब बिगड़ जाती है तो वो औरत बन जाती है, तो औरत पैदा होती है। So this was Aristotle, जिसको वेस्ट में 16वीं सेंचुरी तक सिर्फ एरिस्टोटल को ही पढ़ा जाता था। और ये कहा जाता था, he used to say कि मर्द के जो दांत हैं वो औरत से ज्यादा हैं। और कुछ फेमिनिस्ट आजकल कहती हैं कि एरिस्टोटल वाज अ फिलोसोफर बट ही वाज सो स्टूपिड दैट ही डिड नॉट आस्क हिज वाइफ टू ओपन हर माउथ एंड ही वुड हैव काउंटेड हर टीथ। कि अपनी बीवी का मुंह खुलवा देता, उसको गिन लेता, उसको पता चल जाता कि मेरी बीवी के और मेरे दांत जो है वो सेम है। इसी तरह आप रोमन्स में देखेंगे कि औरतों को किस तरह ट्रीट किया जाता था। इवन लुकिंग एट देयर मैरिज कस्टम्स, उस वक्त आप रोमन्स में देखें कि रोमन्स में जो शादी की उम्र थी फॉर मैन एंड वुमन, औरत के लिए जो सबसे अच्छी उम्र थी शादी की वो 16 साल थी, 16, और मैक्सिमम उम्र क्या होती थी वो 21 होती थी। और मर्द के लिए जो फिट मैरिज की उम्र होती थी वो 35 होती थी कि 35 होगा उसके बाद शादी होगी। अब आप उम्र के फर्क को देखें, 16 एंड 35। तो इवन ये कहा जाता है कि रोमन जो हस्बैंड्स होते थे, दे यूज्ड टू कॉल देयर वाइफ्स माय चाइल्ड। वो अपनी बीवी को क्या कहते थे? माय चाइल्ड। क्योंकि अगर वही बंदा अगर 16 साल की उम्र में शादी करता तो 35 साल में उसकी खुद अपनी बेटी जो है वो 16-17 साल की होती। एंड द गर्ल यूज्ड टू कॉल हर हस्बैंड फादर। वो क्या फादर लाइक होता था कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें, अगर उसी बंदे की शादी जो है वो 16 साल में हो तो 35 साल का जो फादर होगा उसकी बेटी ऑलमोस्ट 16, 17 और 18 होगी। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री आप
इस चीज को देखेंगे कि किस तरह मैन को सुपीरियर समझा गया, मैन को अच्छा समझा गया, मैन को फैसिलिटीज दी गई। इसी तरह फिर आप जब रशियन हिस्ट्री में देखें, रशिया में कहा जाता है, एंड आई एम सॉरी अगेन फ्रॉम विमेन, दैट a hen is not a bird, a hen is not a bird, a woman is not a person। कि जिस तरह मुर्गी एक परिंदा नहीं है, औरत इस तरह इंसान नहीं है। तो these were historical views about woman। इसी तरह इंग्लिश प्रोवर्ब है, इसको भी लिख लें, a woman, and I am sorry again from both of you, a woman, a dog and a walnut tree। A woman, a dog and a walnut tree, the more you beat them the better they be। इन तीनों को आप जितना मारते जाएंगे ये उतने ठीक होते जाएंगे। तो लुक एट दिस। इसी तरह आप अगर बाकी फेजेस में आते जाएं तो आपको नजर आएगा थ्रू आउट द हिस्ट्री औरत को नीचा दिखाया भी गया है और उससे नीचे दिखाने के बाद उसके साथ ट्रीट भी वैसे ही किया गया है। लेकिन आजकल की जो जेंडर स्टडीज के अंदर, विमेन स्टडीज के अंदर फेमिनिस्ट हैं, वो ये कहती हैं कि ये जो हिस्ट्री है ये हिस्ट्री नहीं है, इट मीन्स हिज स्टोरी, इट इज नॉट हिस्ट्री, रादर देन इट इज his story, and that is why in the history man is found everywhere। आप जहां पे भी देखेंगे you will find man, the kings and the prince and the geographer and the explorer and the adventurer and the philosopher, you will find man everywhere and there is no woman। So that is why they are of the opinion that if we look at the history, it is not history, rather it is his story, and they are of the opinion we would be writing हर स्टोरी। अब हमने क्या करना है, हर स्टोरी लिखनी है। तो ये सारी जो हिस्ट्री है, दिस इज स्टडीड एंड डिस्कस्ड इन द जेंडर स्टडीज। तो इससे हम ये कहते हैं कि जेंडर स्टडीज जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, बिकॉज इट हैज कनेक्शन विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो इस तरह आप हिस्ट्री के अंदर इसको देख सकते हैं। इसी तरह आप बायोलॉजी के अंदर देखेंगे that gender studies has connection with the biology। How it has connection with the biology? From the very beginning, if you look at the writings of Plato, तो Plato ये क्या कहता है, that man is active while woman is passive biologically। कि biologically man active है and woman क्या है, वो passive है। and in this perspective he looks at the sexual relationship between man and woman, that when man and woman have sexual contact with each other, woman's egg is waiting and it is passive, while the sperms of man they are moving and they reach the egg of woman। तो active कौन हो गया, the sperm of man, and passive कौन हो गया, the waiting egg of woman। तो इसका क्या मतलब है, हम हमेशा हिस्ट्री के अंदर किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक्टिव को या पैसिव को? एक्टिव को। कि जो एक्शन कर रहा होता है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, जो एक्शन नहीं कर रहा होता उसको हम लेस इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो इवन बच्चे पैदा करने के हवाले से भी प्लेटो क्या कहता है, मैन पोजेसेस एक्टिव स्पर्म्स व्हाइल वुमन पोजेसेस वेटिंग ओवम। ये बड़ा मशहूर एक वर्ड है, वेटिंग ओवम, दैट वुमन्स ओवम in her womb, in her belly is waiting for the sperm of a man। When the sperm of man reaches there, the sperm moves into the body of the woman and the egg inside the body of woman is waiting। So when it moves from the body of a man into the body of a woman, that is waiting ovum, who is superior? The one who is moving, the one who is doing the action। तो इसलिए आप जी सॉरी, ये प्लेटो है जी, ये प्लेटो है। सो
वेटिंग ओवम एंड एक्टिव स्पर्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बियोलॉजी। तो आजकल इस चीज को देखा जाता है, विमेन आर लुकिंग एट इट, इस तरह हमें डिपिक्ट किया जाता था। उसके बाद आप आ जाएं, डार्विन बहुत बड़ा बियोलॉजिस्ट है और उसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बड़ी फेमस है, एंड ही यूज्ड टू से दैट वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ एप्स, APES, एप्स मंकीज को कहा जाता है। सो ही सेज कि हम क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी एवोल्यूशन हुई है। एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन ही सेज कि औरतें जो हैं दे आर लेस इवॉल्व्ड देन मैन, दे आर लेस इवॉल्व्ड देन मैन। ये इसकी किताब है द डिसेंट ऑफ मैन। इसकी वैसे जो बड़ी मशहूर किताब है वो है ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, लेकिन ये बात किसमें कहता है, द डिसेंट ऑफ मैन। एंड यू मे नॉट बी द स्टूडेंट्स ऑफ बियोलॉजी और zoology, but I would suggest you to do read the Origin of Species whenever you find time. It is one of the splendid books in the history of the world. कहा जाता है कि मॉडर्निज्म 3-4 बंदों के बगैर इनकम्प्लीट है। वन इज चार्ल्स डार्विन, अदर इज आइंस्टाइन, देन फ्रॉइड एंड मार्क्स। ये 4 बंदे जो हैं, इन्होंने जो हजारों साल की हिस्ट्री थी उसको बिल्कुल उलट कर दिया है। चार्ल्स डार्विन इन द फील्ड ऑफ बियोलॉजी, Marx in the field of politics and economy, and Einstein in the field of science and physics, and Freud in the field of psychology. So he says woman is less evolved than man, कि औरत जो है वो मैन की निस्बत कम इवॉल्व हुई है और मर्द जो है वो ज्यादा इवॉल्व है। इसका मतलब है मर्द की जितनी भी चीजें हैं, वो माइंड है, वो बॉडी है, वो सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू वुमन। सो मैन इज मोर इवॉल्व। इसी तरह बियोलॉजी के अंदर एक टर्म यूज की जाती थी, बियोलॉजी इज डेस्टिनी। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है आपका एग्जैक्ट इन्हीं वर्ड्स के साथ कि बियोलॉजी इज डेस्टिनी, एक्सप्लेन और डिस्कस। ये चीज ध्यान में रखें। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप जिस बियोलॉजी के साथ पैदा हुए हैं आपको वही क्वालिटीज दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पैदाइश हुई है अकॉर्डिंग टू बियोलॉजी दैट यू पोजेस वुमेन्स जेनिटल ऑर्गन्स, तो आपके साथ उसी वक्त से वुमनली रोल्स लगा दिए जाते हैं। इफ यू आर बोर्न विद जेनिटल्स ऑफ अ मैन, उसी वक्त आपकी आइडेंटिटी बना दी जाती है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पहला सवाल क्या होता है, इज इट अ बॉय और अ गर्ल, यही होता है या नहीं होता। तो अगर वो है बॉय तो उसके साथ हम सर्टन रोल्स लगा देते हैं कि ये सुपीरियर भी होगा, ये ब्रेव भी होगा, ये रैशनल भी होगा, ये एजुकेटेड भी होगा, ये बाहर की दुनिया संभालेगा। अगर वो लड़की है तो उसके साथ हम क्या कर लेते हैं, शी वुड बी इमोशनल, she would be playing with the toys, she would be sitting in the house, and so on and so forth. तो ये सारी चीजें कहां पे पैदा होती हैं, in the very beginning, और उनकी इब्तिदा किस चीज से होती है, from the biology. biology means आपकी जो फिजिकल बॉडी है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आपकी बियोलॉजी के मुताबिक आपको रोल्स दे दिए जाते हैं कि जैसी आपकी बियोलॉजी होगी, मीन्स आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स होंगे उसी की बेस के ऊपर ये मेल है या फीमेल है, उसके साथ पूरे वो सेट है एक रोल्स का, वो सारे का सारा उसके ऊपर थोप दिया जाता है। तो आजकल की जो फेमिनिस्ट हैं वो इसको किस तरह देखती हैं, या जेंडर स्टडीज के जो राइटर्स हैं वो किस तरह देखते हैं कि बियोलॉजी इज नॉट डेस्टिनी, बियोलॉजी इज नॉट डेस्टिनी। आप जेनिटल ऑर्गन्स के हवाले से मेल या फीमेल हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट की जा रही हैं वो उन जेनिटल ऑर्गन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बी मेल विद मेल जेनिटल ऑर्गन्स, लेकिन वो इमोशनल हो सकता है। इसी तरह औरत रैशनल हो सकती है, हालांकि उसके जेनिटल ऑर्गन्स जो होंगे वो औरतों वाले होंगे। इसी तरह मर्द जो है वो कवर्ड हो सकता है,
औरत जो है वो ब्रेव हो सकती है। इसी तरह हम ज्यादातर मस्कुलैरिटी किसके साथ यूज करते हैं कि मस्कुलर कौन होता है, किसके ज्यादा मसल स्ट्रांग होते हैं, मैन के होते हैं, और औरतें क्या होती हैं, दे आर फ्रेजाइल। लेकिन अगर आजकल आप देख लें, रेसलिंग में जाएं, अगर आप WWE देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो मेरे समेत आप सबको उखाड़ के फेंक देंगी और आपकी गर्दन तोड़ देंगी, है या नहीं है। आप बहुत सारे फीमेल रेसलर्स देखेंगे, फीमेल एथलीट्स देखेंगे, फीमेल स्विमर देखेंगे, आप में से, मेरे ख्याल में हम सब में से कोई भी उनके साथ भागने के लिए तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कि बायोलॉजी जिस तरह होगी कि औरत की बायोलॉजी है, उसके जेनिटल ऑर्गन्स हैं तो वो हमेशा वीक होगी, ऐसा नहीं है। वो कौन बनाता है, सोसाइटी बनाती है, और वो सोशल कंस्ट्रक्शन में आती है। तो इसलिए आजकल क्या कहा जाता है, बायोलॉजी इज नॉट डेस्टिनी। इसीलिए साइमन डी बेवॉ की बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वो लिख लें अपने पास, इस पे CSS में एसेज भी आ चुके हैं। One is not born, one is not born, rather becomes a woman. One is not born, rather becomes a woman. अब इस चीज को आप देखें, इसका क्या मतलब है कि कोई भी औरत पैदा नहीं होती, उसको औरत बना दिया जाता है। इसका मतलब है वन इज नॉट बॉर्न, आपकी बायोलॉजी क्या हो गई, वो बॉर्न नहीं होती, उसको कौन बनाता है, सोसाइटी औरत बनाती है। उसको कहा जाता है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये मर्दों वाला काम नहीं करना, आपने मोटरसाइकिल नहीं चलानी। इन द ओरिएंटेशन क्लासेस वी हैड अ गर्ल हु यूज्ड टू कम ऑन बाइक ऑन हर ओन स्कूटी। ये पिछली क्लासेस में एक लड़की है यहाँ पे आती है, वो अपनी स्कूटी पे, और उसको जब लोग देखते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसे चला रही है, क्योंकि हमने दिमाग में ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि सिर्फ मर्द ही मोटरसाइकिल चला सकता है, औरत नहीं चला सकती। तो इसी चीज के ऊपर ये कहते हैं कि बायोलॉजी जो है वो ठीक है, लेकिन बायोलॉजी के साथ आप रोल्स एसोसिएट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मोटरसाइकिल चलाना मर्द का काम है, ये काम मर्द का है, ये औरत का है, ये ऐसा नहीं है। बायोलॉजी इज नॉट योर डेस्टिनी। बायोलॉजी इज डेस्टिनी का मतलब होता था कि आप एक दफा औरत के जिस्म में पैदा हो जाएं तो आप सारी जिंदगी औरत रहेंगी, और सोसाइटी ने जो आपको रोल्स दिए हुए हैं आप उसी को मानेंगी, उसी के मुताबिक काम करेंगी। तो आजकल क्या कहा जाता है कि आप जेनिटल ऑर्गन्स बॉडी के हवाले से औरत हों, लेकिन आपके रोल्स जो हैं वो सिर्फ वही नहीं होंगे जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशियोलॉजी के अंदर कि जेंडर स्टडीज का सोशियोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। कि सोशियोलॉजी ये कहती है जेंडर इज नॉट नेचुरल, रादर इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। उसके हवाले से कुछ लाइंस हैं, वो लिख लें। आप लोगों ने, जो इंग्लिश के लोग हैं उन्होंने सुना होगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ही सेज मैन फॉर द फील्ड, मैन फॉर द फील्ड and woman for the hearth. Man for the field and woman for the hearth. Hearth, hearth. Man with the sword, man with the sword, SWORD, and with the needle she, and with the needle she, SHE, she. Man with the head, man with the head, with the head. Woman with the heart. Man to command,
मैन टू कमांड, COMMAND, एंड वुमन टू ओबे। ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है। इसमें आप देखें कि वो कहता है मैन फॉर द फील्ड, कि मैन जो है वो घर के बाहर के काम करेगा, फील्ड आउटसाइड पब्लिक, एंड वुमन फॉर द हर्थ, कि औरत क्या होगी, वो चूल्हे के साथ काम करेगी। इसको हम कहते हैं विमेन बिलोंग इन द किचन। फिर वो क्या कहता है, मैन विद द हेड एंड वुमन विद द हार्ट, कि मर्द सोचने वाला है और औरत क्या है, इमोशनल है। मैन विद द सोर्ड, अब सोर्ड किस चीज की निशानी है, फाइटिंग है, ब्रेवरी है, करेज है, मसल्स हैं, और आउटसाइड वर्ल्ड है। एंड वुमन विद द नीडल, कि औरत घर में बैठ के क्या करेगी, सुई से कपड़े बनाएगी, उसका कोई और काम नहीं है। एंड मैन टू कमांड एंड वुमन टू ओबे, मैन का काम है ऑर्डर देना और औरत का काम है ऑर्डर की तकमील करना। तो यहां पे आप देखेंगे इट इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है प्रिंसेस, ये उससे ली गई है। तो अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन आता है, इस हवाले से कोई ऐसे आ जाता है, आप इसको बिल्कुल ऊपर ऊपर लिख सकते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर होती है, कि किस तरह राइटर्स भी बताते हैं कि मर्द के ये काम है और औरत के ये काम है। इसी तरह मैं किताब पढ़ रहा था, उसका नाम भी यही है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, एंड इट इज रिटन बाय बर्जर एंड लकमैन। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इस बुक में ये कहते हैं कि असल में कोई रियलिटी होती नहीं है, रियलिटी हम खुद बनाते हैं, रियलिटी सोसाइटी खुद क्रिएट करती है। और ये हकीकत है कि बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी हमें मजबूर करती है कि ये रियलिटी है, आप इस तरह सोचना स्टार्ट कर दें, और जब हम मुसलसल सोचते रहते हैं तो वो बात जो होती है हम उसको समझने लग जाते हैं कि ये हकीकत है, और अगली जनरेशन जो आती है वो तो उसको ऐसे समझती है कि ये नेचुरल भी है। तो दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, और उन रियलिटीज में से एक रियलिटी किस चीज से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर से रिलेटेड है। ये कहते हैं, एक स्टोरी बताते हैं कि एक जजीरा है, उसके ऊपर एक जहाज तबाह होके आता है, और उसमें कुछ लड़के होते हैं, वो उस जजीरे पे रहने लग जाते हैं, वो उस जजीरे पे अपनी हुकूमत बना लेते हैं। जब वो उस जजीरे पे अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो कोई वहाँ का लीडर बन जाता है, कोई रूलर बन जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब ये वहाँ पे रह रहे होते हैं, सिर्फ बॉयज होते हैं। वहाँ पे एक और जहाज आता है, वो तबाह हो जाता है, और वो भी सारे के सारे लोग उसी जजीरे के ऊपर आके इनके साथ रहने लग जाते हैं। अब इस जजीरे के रूलर्स कौन होते हैं, वही लड़के होते हैं। तो वो आपस में बैठते हैं, मुशावरत करते हैं कि इनको क्या नाम देना चाहिए, कि ये एनिमल्स हैं, ये गॉड्स हैं, ये ह्यूमंस हैं, ये कौन है, इनको क्या नाम देना चाहिए। तो वो आपस में फैसला करके ये डिसाइड करते हैं कि इनको हम स्लेव्स कहते हैं। अब वहां पे उस जजीरे के ऊपर दो किस्म के लोग रह रहे होते हैं, एक बॉयज हैं, दूसरे स्लेव्स हैं। अब कुछ अरसे बाद इनको पता चलता है कि ये जो स्लेव्स हैं इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखी जा सकती हैं, एंड दे स्टार्ट स्लीपिंग विद दोज स्लेव्स। और जैसे ही वो स्लीपिंग करते हैं एंड दे परफॉर्म सेक्स, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि उनके बच्चे पैदा होने लग जाते हैं। और जब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों की भी दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अगर बॉय पैदा होता है तो वो बॉय हो जाता है, अगर लड़की पैदा होती है तो उसको क्या कहा जाता है? स्लेव्स कहा जाता है। तो फिर उसके बाद उन स्लेव्स से वही काम लिया जाता है जो हम अपने नौकरों से रहते हैं। तो बर्जर एंड लकमैन ये कहते हैं कि जब उन लड़कियों का जहाज आता है और उनके बारे में ये फैसला किया जाता है कि इनको हमने गर्ल्स कंसिडर करना है, गॉड्स कंसिडर करना है, ह्यूमंस करना है या स्लेव्स करना है, तो उस वक्त अगर ये कह दिया जाता कि ये भी हमारी तरह इंसान हैं,
तो उनको भी अपनी तरह वो क्या देते, हकूक देते। जब उन्होंने ये कह दिया कि ये स्लेव्स हैं, तो उनके साथ किस तरह ट्रीट किया जाने लगा, स्लेव्स की तरह ही। तो इसका मतलब है, वो कहता है कि रियलिटी होती नहीं है, रियलिटी हम क्या करते हैं, खुद उसको बनाते हैं, खुद उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। कि अगर उसी वक्त जैसे ही लड़कियों का जहाज आया, तबाह हुआ, उस वक्त ये रियलिटी बनाई जाती कि ये भी हमारी तरह इंसान है, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, अपनी तरह राइट्स देने चाहिए, तो सोसाइटी कैसे डेवलप होती कि दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल्स होते, दोनों एक जैसे होते और रिस्पेक्ट के ऊपर एक बैलेंस सोसाइटी वजूद में आती। लेकिन जैसे ही वो उनको स्लेव्स देखना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वो उनको स्लेव्स लगने भी लग जाते हैं, इनइक्वालिटी भी होती है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी चीजें हैं वो सोसाइटी खुद क्रिएट कर रही होती है, नेचुरली गिवन नहीं होती, हम ये खुद कर रहे होते हैं ये चीजें। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है और वो नेचुरली गिवन नहीं होता। तो इट हैज कनेक्शन विद सोशियोलॉजी, दैट सोशियोलॉजी लुक्स एट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, कि सोसाइटी किस तरह डेवलप होती है। तो ये ज्यादातर इसी चीज पे फोकस करते हैं कि हमने इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करना कि आपकी जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है और हमने इसके अगेंस्ट जाना है। दैट योर जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, इट इज नॉट नेचुरल। तो ज्यादातर जो जेंडर स्टडीज है वो इसी चीज के ऊपर ही फोकस करती है कि जब जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए और ये आपके लिए फिट नहीं है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए फिट नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, दे गो इनटू द थिन एयर, तो ये खत्म हो जाती है। सो इसके बाद हम देख लेते हैं लिटरेचर में कैसे दिखाया गया है कि लिटरेचर और जेंडर स्टडीज का आपस में क्या ताल्लुक है। कि थ्रू आउट द लिटरेचर आप देखेंगे, आपने जितने भी नॉवेल्स देखे होंगे, ड्रामास देखे होंगे, उनमें किंग्स और क्वींस, चलें जिन लोगों ने नहीं भी पढ़े तो आप ज़रा ये देख लें कि आप जो नावल्स पढ़ते हैं, आप ड्रामास पढ़ते हैं, बाकी स्टोरीज पढ़ते हैं, उनमें किंग्स ज़्यादातर कौन होते हैं, मेल होते हैं। हीरोज़ कौन होते हैं, मेल होते हैं। और इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी जो स्टोरीज हैं उनमें ये होता है कि एक कोई शहजादी होती है या कोई खूबसूरत लड़की होती है, उसको एक जिन या कोई बड़ी बला उठा के ले जाती है, फिर उस लड़की को बचाने के लिए जाता है एक हीरो, वो उसको बचाता है और उस जिन को या उस मॉन्स्टर को कत्ल करके लड़की को वापस ले आता है। तो यहाँ से आपको लिटरेचर के अंदर क्या पता चलता है कि औरत जो है वो ब्रेव भी नहीं है और वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है और उसके पास लड़ने भिड़ने की ताकत नहीं है और वो हीरो नहीं बन सकती। हीरो लड़ने वाला, एडवेंचर करने वाला और उसको बचाने वाला कौन होगा, वो एक मर्द ही होगा। तो इसका मतलब है कि लिटरेचर के अंदर आप ये चीज देखेंगे कि औरत को ये बताया जाता है कि आपको एक मुहाफिज की जरूरत है और वो मुहाफिज कौन है, वो एक मर्द होगा। हालांकि उसको उठा के लेके जाने वाला भी एक मर्द होता है। ये चीज हम नहीं देखते कि मतलब उसको एबडक्ट करने वाला, उसको अगवा करने वाला कौन होता है, इट इज मेल अगेन। तो कहा जाता है दैट विमेन नीड प्रोटेक्टर्स। इसी तरह आप लिटरेचर के अंदर बाकी जगहों पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप शेक्सपियर के अंदर देखेंगे, बहुत सारी जगहों पे आपको नजर आता है कि एक फादर है, उसकी डेथ हो रही होती है, तो वो अपनी बेटी को कहता है कि तुमने मेरी मर्जी से शादी करनी है। अब वो बाप मर जाता है और उसकी बेटी उसकी मर्जी के मुताबिक शादी करती है। तो कहा जाता है दैट अ डेड मैन इज सुपीरियर टू अ लिविंग वुमन, कि बाप मर चुका है और फिर भी बेटी उसी की मर्जी के मुताबिक शादी कर रही है। दैट अ डेड मैन इज सुपीरियर टू अ लिविंग वुमन।